कैसे हैं दोस्तों। ना कलम थी और ना कागज, ना पानी की बूंद और ना बैठने के लिए कुर्सी थी। एक उस्ताद रेगिस्तान की तपती रेत पर लकड़ी की एक छोटी सी खपची से कुछ लिख रहा था। जो कुछ वो लिखता था उसके सामने रेत पर बैठे बच्चे वही सब रेत पर ही लिख देते थे। हवा चलती या मौसम बदलता तो सब लिखा हुआ भी हवा में उड़ जाता था। उसी जगह रेत पर उंगलियां चलाता एक लड़का एक दिन इस काबिल हुआ कि उसने 7 सदियों से मौजूद तारीखी सल्तनत को फतेह कर लिया। उसने अपने बाप के साथ मिलकर एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जो अरब की सबसे ताकतवर और अमीर सल्तनत बन गई। ये नौजवान प्रिंस फैसल बिन अब्दुल अजीज था। लेकिन दोस्तों, ये सब उसने किया कैसे? मैं हूं नवाज खान और सामिर खान व्लॉग की सीरीज दास्तान शाह फैसल में हम आपको शाह फैसल की बायोग्राफी का पहला हिस्सा दिखा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, ये 1905 की बात है जब सऊदी अरब का मौजूदा दारुल हुकूमत अल रियाद, जो आज शानदार इमारतों से सजा 75 लाख आबादी वाला खूबसूरत शहर है, वो पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ तपते आसमान के नीचे महज चंद हजार लोग थे जो कच्चे घरों में रहते थे। इस शहर की सबसे शानदार इमारत ये मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ किला था, जिसे कसरुल मसनद के नाम से जाना जाता था। इस किले और शहर में आले सऊद यानी आज का सऊदी शाही खानदान और उनके हामी रहते थे। इस खानदान के सरबराह शाह अब्दुल अजीज इब्न सऊद ने 1902 में सिर्फ 30 आदमियों की मदद से ये किला फतेह किया था। 3 साल बाद 1905 में इसी छोटे से शहर अल रियाज में अब्दुल अजीज के तीसरे बेटे ने आंख खोली। इस बच्चे की मां तरफा बिन्त शेख वहाबी मसलक के सबसे बड़े आलिम अब्दुल्ला बिन अब्दुल लतीफ की बेटी थी। अब्दुल्ला वहाबी मसलक के बानी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की औलाद में से था, यानी ये बच्चा बाप की तरफ से आले सऊद से ताल्लुक रखता था और माँ की तरफ से इसका शजराए नसब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब से जा मिलता था। इन दोनों खानदानों में 150 बरस से जबरदस्त दोस्ती और सियासी इत्तेहाद था। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने आले सऊद यानी सऊदी खानदान का इस शर्त पर बरसों सदियों पहले साथ दिया था कि वो अरब खित्ते में इस्लाम को फैलाएंगे, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के नज़रिए की तबलीग करेंगे। इस नज़रिए से इख्तिलाफ करने वालों और गैर मुस्लिमों के खिलाफ जिहाद करने का अहद भी दोनों खानदानों में उसी वक्त यानी 18वीं सदी में बांधा गया था। इसी मुआहदे के मुताबिक सियासी ताकत आले सऊद के हाथ में रहना थी और मजहबी मामलात आले वहाब, जिन्हें अश-शेख कहते हैं, इनके हाथ में रहना थी। दोनों ने तय करना थे। कबायली रिवायत के मुताबिक दोनों खानदानों ने अपने इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए पहले दिन से ही रिश्तेदारियां भी कायम की और ये सिलसिला कई नस्लें गुजरने के बाद भी आज भी इसी तरह कायम है। इस बच्चे की पैदाइश के वक्त इसकी माँ तरफा बिन्त शेख अपने वालिद के घर में थी। बेटे की पैदाइश हुई तो घर का एक मुलाजिम दौड़ता हुआ अब्दुल अजीज के पास गया और उसे ये खुशखबरी दी कि उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ है। पैदाइश के 7वें दिन उसके नाना ने बच्चे का हकीका किया, जिसमें कई दुम्बे ज़िबा करके एक बड़ी सी दावत की गई। इस दावत में नन्हे बच्चे के वालिद अब्दुल अजीज ने पहली बार अपने बेटे को गोद में उठाया और कहा कि मैं अल्लाह के फजलो करम से इस बच्चे का नाम इसके परदादा के नाम पर फैसल रखता हूँ। दोस्तों, अब्दुल अजीज के दादा और नन्हे शहजादे के परदादा के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक ज़बरदस्त डिप्लोमेट था। इसमें दूसरे कबीलों और रियासतों से बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ किए अपनी बात मनवाने की सलाहियत थी। अब्दुल अजीज अपने दादा की अक्लमंदी और बहादुरी के किस्से सुनते हुए बड़ा हुआ था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो अपने किसी बेटे का नाम अपने दादा के नाम पर रखे। किसी वजह से वो अपने दोनों बड़े बेटों का नाम तो ये न रख सका, लेकिन उसने अपने तीसरे बेटे का नाम फैसल बिन अब्दुल अजीज रख दिया। इसकी ख्वाहिश थी कि इसका ये बेटा बड़ा होकर अपने दादा की तरह एक सिफारतकार यानी डिप्लोमेट बने। एक शहजादे की हैसियत से प्रिंस फैसल की जिंदगी बड़े ऐशो इशरत से बसर हो सकती थी, लेकिन ऐसा हो न सका क्योंकि आले सऊद पुरअमन हुकूमत नहीं कर रहे थे। उनकी सल्तनत, जो शुरू में सिर्फ नजद के इलाके तक महदूद थी, चारों तरफ से दुश्मनों में घिरी हुई थी। सल्तनत उस्मानिया उनकी सबसे बड़ी और पहली दुश्मन थी और उसकी फौज कुवैत से ओमान और यमन तक फैली हुई थी। ये इलाका अल हसा कहलाता था। उधर मगरिबी साइड में हिजाज था और यहाँ भी एक बार फिर उस्मानियों की ही हुकूमत थी।
क्योंकि हिजाज जहां मुसलमानों के मुकद्दस मुकामात मक्का और मदीना थे, वहां हाशमियों की हुकूमत थी और हाशमी उस्मानियों के वफादार थे। उधर आले सऊद के शुमाल में आले रशीद की सल्तनत थी और वो भी उस्मानियों के ही वफादार थे और आले सऊद के खिलाफ उस्मानियों से मदद लेते रहते थे। तीन एतराफ़ से तो आले सऊद की सल्तनत उस्मानियों के शिकंजे में थी, लेकिन यहाँ हिजाज के जुनूब में एक आज़ाद सल्तनत भी थी जो किसी बड़ी सल्तनत के कंट्रोल में नहीं थी। ये अल असीर सल्तनत थी जो यमन की सरहद तक फैली हुई थी, मगर ये भी आले सऊद के दोस्त हरगिज़ नहीं थे। फिर सबसे बढ़कर यहाँ नजद के जुनूब में यमन था और आप जानते हैं दोस्तों कि यमनी तो सदियों से अरब के हिस्सों पर कब्जे की लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं और उस वक्त भी लड़ रहे थे, क्योंकि अरब खित्तों पर अपना कंट्रोल करना इनका पुराना ख्वाब था। तो दोस्तों, तीन एतराफ़ से ताकतवर उस्मानी सल्तनत और जुनूब से भी दुश्मनों से घिरी हुई आले सऊद की बादशाहत अपने सर्वाइवल के लिए बेरहम जंग लड़ रही थी। इस जंग में हारने का मतलब था कि न जाने कब तक अपने परिवार वालों के साथ सहरा में भटकते रहना, जहां हर मोड़ पर प्यास की शिद्दत मौत बनकर पीछा करती थी। आले सऊद को माजी में इसका कड़वा तजुर्बा भी हो चुका था, जब 1891 में आले रशीद ने उन पर हमला कर दिया था और उनके मरकजी शहर अर रियाज पर कब्जा करके नजद की सल्तनत ही ख़त्म कर दी थी। जान बचाने के लिए आले सऊद को भागकर कुवैत में पनाह लेनी पड़ी थी। प्रिंस फैसल के वालिद अब्दुल अजीज की उम्र उस वक्त सिर्फ 10 से 15 बरस थी, लेकिन फिर ये हुआ कि 12 साल बाद अब्दुल अजीज वापस आया और मुट्ठी भर लोगों के साथ उसने अर रियाज को आले रशीद से फिर छीन लिया। यही वो वक्त था जब अब्दुल अजीज ने और रियाज की गिर्द एक ताकतवर सल्तनत की बुनियाद रखना शुरू कर दी थी, क्योंकि अब कमजोरी ऑप्शन ही नहीं था। उनके आसपास ताकतवर दुश्मन हर वक्त मौजूद थे। यही वजह थी कि अब्दुल अजीज ने अपनी औलादों को जिस्मानी और जहनी तौर पर मजबूत बनाने का फैसला किया। अब्दुल अजीज की इसी सोच की वजह से बचपन से प्रिंस फैसल को सख्त तरबियत दी गई। फैसल की तरबियत सुबह सूरज निकलने से 2 घंटे पहले ही शुरू हो जाती थी। फिर इसे कई चुनौतियों से गुजरना पड़ता था, जिनमें थोड़े से पानी और खाने के साथ घोड़े की नंगी पीठ पर बिठाकर उसे मीलों तक सफर भी करना पड़ता था। इसी नंगे पांव बंजर और पथरीली जमीन पर चलने का आदी भी बनाया गया, क्योंकि सर्वाइवल की जंग में जरूरी तो नहीं कि भागने या लड़ने के लिए घोड़ा मौजूद हो, यानी घोड़े के साथ और घोड़े के बिना लड़ने के लिए प्रिंस फैसल और दूसरे बच्चों को ये सख्त तरबियत दी जाती थी। अब जहाँ जंगी तरबियत प्रिंस फैसल को अपने बाप यानी जंगी घराने से मिल रही थी, तो इसकी तालीम इसके ननिहाल अल शेख की जिम्मेदारी थी। इसकी वजह यह थी कि जब प्रिंस फैसल 6 महीने का था तो इसकी मां का इंतकाल हो गया था। इसके बाद इसकी परवरिश इसके नाना नानी ने अपने हाथ में ले ली। इसलिए प्रिंस फैसल का बचपन अपने नाना अल शेख के घर गुजरा। उसी घर में उसने मजहबी तौर तरीके सीखे। प्रिंस फैसल के नाना जिस मस्जिद में दीन का दर्स दिया करते थे, वही प्रिंस फैसल का पहला मदरसा भी था और यही उसने लिखना पढ़ना सीखा। लेकिन दोस्तों, ये मदरसा भी क्या मदरसा था। इसमें कोई तख्ती या बैठने के लिए कुर्सी वगैरह भी नहीं थी और ना कागज कलम था, बस रेत थी, एक उस्ताद था और तालिबे इल्म थे। बच्चे मदरसे के साए में चटाई लेकर बैठ जाते थे और उस्ताद रेत पर लकड़ी के कलम से गहरा गहरा लिख देता और तालिबे इल्म रेत पर ही उंगलियों से इसकी नकल करते जाते। हवा चलती तो सहरा में लिखे अल्फाज उड़ जाते, लेकिन प्रिंस फैसल की याददाश्त में नक्श जाते थे। वो अल्फाज उसकी याददाश्त से हवा नहीं होते थे। उसकी याददाश्त बहुत ज़बरदस्त थी। यही उसने इस्लाम की बुनियादी किताबें भी पढ़ी और सिर्फ 10 साल की उम्र तक कुरान पाक भी हिफ्ज़ कर लिया। जब उसकी कुरानी तालीम मुकम्मल हुई तो अर रियाज में जश्न मनाया गया। प्रिंस फैसल को एक घोड़े पर बिठाया गया और कई लोग काफिले की शक्ल में तलवार लेकर उसके साथ हो गए। करीबी मदारिस के तलबा को भी बुला लिया गया। फिर ये सब लोग जुलूस की शक्ल में घूमने लगे। प्रिंस फैसल जहाँ से गुजरता, लोग घरों के दरवाजे खोलकर बाहर निकलते और शहजादे को मुबारकबाद देते। फिर ये जुलूस अब्दुल अजीज के महल तक पहुँचा, जो उस वक्त बादशाह नहीं बल्कि अमीर कहलाता था। अमीर अब्दुल अजीज जुलूस का इस्तकबाल के लिए बाहर निकला और उसने अपने बेटे को चूमा और इनाम के तौर पर कुछ रकम दी और कहा कि मेरे बेटे मेरे लिए दुआ करो।
दोस्तों अरबों का मानना था कि जो बच्चा कुरान पाक हिफ्ज करता है तो उसकी दुआ फौरन कबूल हो जाती है। चुनांचे फैसल ने भी अपने बाप की कामयाबी और लंबी उम्र के लिए दुआ की। फिर उसने अपने बाप से मिलने वाली रकम अपने उस्ताद के हवाले कर दी। जब प्रिंस फैसल 11 बरस का हुआ तो उसके वालिद अब्दुल अजीज ने उसे दुनिया के तौर तरीके सिखाए। चुनांचे अरब में मजहबी तालीम के अलावा कोई दूसरी तालीम का तस्वर ही नहीं था। फिर भी अमीर अब्दुल अजीज ने तलाश करके ऐसे उस्ताद भर्ती किए जो बैरून मुल्क से पढ़कर आए थे। ये उस्ताद उसके बच्चों को पढ़ाते थे और इन्हीं उस्तादों से 11 साल के प्रिंस को पहली बार पता चला कि दुनिया में हर तरफ रेत का समुंदर नहीं है, बल्कि इससे बहुत दूर एक ऐसा जहान है जहां मीलों दूर तक रेत के टीले दिखाई नहीं देते, बल्कि कदम कदम पर कई मंजिला इमारतें हैं, कई कई लंबी सड़कें हैं जिन पर गोल पहियों वाली खुदकार गाड़ियां हैं और लोग हजारों मील दूर बैठे किसी से भी बात कर सकते हैं। प्रिंस फैसल इस सुनी सुनाई रंगो नूर की दुनिया को अपने सामने देखना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो ये ख्वाब को देखता, अरब खित्ते में ताकत का तवज़ुन ही बदल गया। दुनिया की कुल सियासत ही बदल गई। लेकिन कैसे? दोस्तों पहली जंग अजीम जो 1918 में ख़त्म हुई थी, उसमें सल्तनत उस्मानिया और उसके इत्तेहादियों को शिकस्त हो गई थी। इसकी वजह से उनके इत्तेहादी भी कमज़ोर हो गए थे। आले सऊद ने तो जंग शुरू होने से पहले ही उस्मानियों की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए अपने मशरिक में अल हसा के इलाके पर कब्जा कर लिया था। लेकिन अब उस्मानियों के हट जाने के बाद यहाँ मौजूद बाकी बड़ी दो ताकतें यानी आले रशीद और हाशमियों ने इस पूरे जजीरे नुमा अरब पर कब्जे की कोशिशें शुरू कर दी। इस नई खाना जंगी में आले सऊद सबसे ज्यादा ताकतवर थे। सऊदी बादशाह अल अजीज जो पहले ही नजद और अल हसा का हुक्मरान बन चुका था, उसकी नज़र में सबसे अहम इलाका हिजाज का था, क्योंकि यहाँ मुसलमानों के मुक़द्दस शहर मक्का और मदीना थे। अमीर अब्दुल अजीज को लगता था कि अगर वो मक्का और मदीना को भी अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लेगा तो इन शहरों में हाजियों के आने से जो आमदनी होती है वो भी सऊदी खजाने में जमा होगी। इसके अलावा मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात पर कंट्रोल करने से बाकी दुनिया में आले सऊद की इज्जत और ताकत बढ़ जाएगी और उनके इक़्तिदार को लोगों का सपोर्ट मिलेगा। वैसे भी उनके इत्तेहादी आज शेख की नज़र में असल इस्लामी नज़रिया उनके ही पास था, तो वो मुक़द्दस शहरों को अपने कंट्रोल में लाना चाहते थे और अपना दीनी फरीज़ा भी समझते थे, ताकि इन मुक़द्दस शहरों को उन गैर इस्लामी बातों से पाक किया जाए जो उनकी नज़र में हकीकी इस्लाम के मुताबिक नहीं थे। अब इसके लिए जाहिर है दोस्तों उन्हें हिजाज के लिए उन्हें हाकिम हाशमियों से लड़ना था। लेकिन यहाँ एक बड़ा मसला था, वो ये कि हाशमी सल्तनत ने उस्मानी सल्तनत के खिलाफ बरतानिया का साथ दिया था, जिसकी वजह से वो बरतानियों के चहीते बन गए थे। इसके अलावा जब बरतानवी फौज ने उस्मानी कंट्रोल वाले शाम पर चढ़ाई की थी, तब हाशमी सिपाही भी बरतानिया के साथ मिलकर उस्मानियों से लड़े थे। हाशमियों की इस सपोर्ट के बदले में हिजाज का हुक्मरान भी उन्हें रहने दिया और साथ में इराक और उर्दन का सारा इलाका भी उन्हीं के हवाले कर दिया। हिजाज के साथ साथ इराक और उर्दन के हाशमियों के कब्जे में चले जाने से हाशमी सल्तनत बहुत बड़ी हो गई थी, यानी एक तरफ से हाशमी सल्तनत उस्मानिया सल्तनत में बदल गई थी। इस अरब खित्ते में इस बड़ी सल्तनत और मुक़द्दस मकामात पर कंट्रोल से हिजाज का हाशमी हुक्मरान शरीफ मक्का हुसैन इब्न अली मुसलमानों के खलीफा अमीरुल मोमिनीन बनने की तैयारी करने लगा था। दूसरी तरफ आले सऊद के हुक्मरान अब्दुल अजीज की ये ख्वाहिश थी कि उसे मुसलमानों का लीडर माना जाए। इस मकसद के लिए ज़रूरी था कि वो हिजाज को फतेह करे और हाशमियों से बज़ोर ताकत छीन ले, यानी मैदान अब यूं सजा कि नया खादिमुल हरीमैन कौन होगा। अब प्लेट में रखकर एक बादशाह दूसरे बादशाह को हिजाज का कंट्रोल तो दे नहीं सकता था, इसके लिए तो जंग होना थी, और जंग भी ऐसी जिसमें एक वक्त की सुपर पावर को फैसला कुन किरदार अदा करना था, यानी बरतानिया जिसके साथ खड़ा होगा वही ये एजाज समेटने में कामयाब होगा। अमीर अब्दुल अजीज को इस बात का पूरा एहसास था कि वो अकेला तो हाशमियों को शिकस्त देने की सलाहियत रखता है, लेकिन अगर बरतानिया ने हाशमियों का साथ देना शुरू किया तो उसका हिजाज फतेह करने का ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। चुनांचे उसने जंग करने से पहले एक सिफारती चाल चलने का फैसला किया, जिसमें बरतानिया को उसने एक खुफिया पैगाम भेजना था। यह पैगाम भेजने के लिए उसने अपने बड़े बेटे प्रिंस तुर्की का इंतखाब किया। लेकिन दोस्तों
कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हुआ यूं कि उन्हीं दिनों इन्फ्लुएंस की बीमारी फैली और प्रिंस तुर्की इसका शिकार होकर चल बसा। फिर सिफारतकारी का पूरा मौका मिला प्रिंस फैसल को। पहली जंग अजीम खत्म होने के अगले वर्ष यानी 1919 में अब्दुल अजीज का पैगाम लेकर नन्हा 14-15 साल का प्रिंस फैसल यानी जो सिफारतकार था, बरतानिया के शहर लंदन पहुंचा। वो सऊदी शाही खानदान का पहला फर्द था जो यहाँ का दौरा कर रहा था। वो अपने अरबी लिबास में तलवार कमर से लगाकर लंदन की सड़कों पर घूमता तो ऐसा लगता जैसे अलिफ लैलवी कहानियों का किरदार नए जमाने में आ गया है। लंदन की शान और शौकत देखकर वो कई दिन हैरत में डूबा रहा। कहाँ रेगिस्तान के मीलों दूर एक दो घर और कहाँ लंदन की लंबी लंबी सड़कों के किनारे घरों की लंबी लंबी लाइनें, कहाँ ऊंट और घोड़े के काफिले और कहाँ फर्राटे मारती मोटरें, कहाँ वक्त मौत के खौफ से चलते कारवां और कहाँ बेफिक्र होकर घूमते मर्द और औरत। ये सब रेगिस्तानी शहजादे के लिए किसी सपने जैसा ही था। प्रिंस फैसल ने लंदन को खूब एंजॉय किया। वो फिल्में थिएटर भी गया, ओपेरा भी देखा। पहली मर्तबा उसने यहाँ वीडियो कैमरा देखा और अपनी वीडियो भी बनवाई। वो लंदन की तरक्की का दीवाना हो गया। लेकिन वो यहाँ सैर व तफरी के लिए तो आया नहीं था। इसके साथ इसके बाप ने माहिर मुशीर भेजे थे। वो सब अंग्रेजों से बातचीत कर रहे थे और प्रिंस फैसल भी सिफारती बातें सीख रहा था। लंदन में उसने बरतानिया के बादशाह जॉर्ज V से बात भी की। बरतानवी हाकिमों से बातों में प्रिंस फैसल ने अपने बाप शाह अब्दुल अजीज और आले सऊद की भरपूर वकालत भी की। अमीर अब्दुल अजीज के मुशीरों और प्रिंस फैसल ने बरतानिया से मुतालबा किया कि वो अरबों के आपसी झगड़ों में किसी एक का भी साथ न दें। यानी आले सऊद और हाशमियों के बीच हिजाज को लेकर जंग हो तो या तो वो आले सऊद का साथ दें या फिर किसी का भी साथ ना दें। अब अगर एशियन पेनिनसुला या जजीरा नुमा अरब में उस वक्त ताकत का तवज़ुन देखा जाए तो इस मुतालबे का सीधा मतलब ये था कि बरतानिया उन्हें खामोश रहकर मौका दे कि वो हाशमियों को हिजाज से निकाल बाहर करें। दोस्तों, इस दौरे की कामयाबी का कोई सरकारी ऐलान तो कभी नहीं हुआ और न कोई रिटर्न एग्रीमेंट सामने आया। लेकिन एक काम जरूर हुआ, वो ये कि बरतानिया ने हिजाज की हाशमी सल्तनत की खुलकर मदद करना बंद कर दी। अलबत्ता बातचीत से वो हाशमियों और आले सऊद में लड़ाई ख़त्म कराने की कोशिश वो अगले चंद बरस तक करते रहे, लेकिन जंग में उसने हाशमियों की कोई फौजी मदद नहीं की। यही वजह है कि प्रिंस फैसल के इस लंदन दौरे के बारे में ये कहा जाता है कि इसी दौरे में जदीद सऊदी अरब की बुनियाद रखी थी। यानी प्रिंस फैसल ही था जिसने सऊदी अरब के क़याम के लिए पहली सिफारती कामयाबी हासिल कर ली थी। प्रिंस फैसल के इस लंदन दौरे पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका टाइटल बॉर्न किंग है, यानी पैदाइशी बादशाह। ये शाह फैसल के बेटे प्रिंस तुर्की की मदद से बनाई गई थी और इसमें भी लंदन के सिफारती मिशन को दिखाया गया है और प्रिंस फैसल के लीडरशिप वाले किरदार को भी बहुत अच्छी तरह दिखाया गया है। तो दोस्तों, 5 महीनों तक बरतानिया में घूमने फिरने के बाद प्रिंस फैसल लंदन की हसीन यादें और तरक्की याफ्ता निज़ाम को समेट कर यानी देखकर वापस अपने सहराई वतन लौट आया। लेकिन दौरान वो अपने दिल में ये ठान चुका था कि एक दिन वो अपने बंजर रेगिस्तान मुल्क को भी तरक्की में लंदन के मुकाबले पर लाएगा। प्रिंस के लंदन से वापसी के साथ ही फैसला कुन जंग की तैयारियां भी आले सऊद ने शुरू कर दी थी। मतलब ये कि अब सिफारती महाज के साथ एक जंग के मैदान में भी उतरना था। अमीर अब्दुल अजीज हाशमियों पर फैसला कुन हमले से पहले खित्ते की 2 और ताकतों को ख़त्म करना चाहता था, यानी एक आले रशीद की सल्तनत को और दूसरा इतरीसियों की अल असीर सल्तनत को। आले रशीद की इसलिए ख़त्म करना चाहता था क्योंकि ये लोग आले सऊद से मुसलसल हालत जंग में थे। मतलब दोनों तरफ से उस वक्त ये दोनों एक दूसरे पर हमले करते रहते थे। शाह अब्दुल अजीज को खतरा था कि ये लोग हाशमियों के अगर इत्तेहादी बन गए तो उनके लिए खतरा बन जाएंगे। दूसरी तरफ अल असीर की सल्तनत थी जिसका आले सऊद से तो कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन इस इलाके की स्ट्रेटेजिक अहमियत बहुत ज़्यादा थी। ये सल्तनत हिजाज के जुनूब में थी और वहाँ से हिजाज के अहम शहर जैसे ताइफ, मक्का, जद्दा करीब थे। यानी अल असीर पर कब्जे का मतलब ये था
कि सऊदी फौज वहां अपना मिलिट्री बेस बनाकर बड़ी आसानी से हिजाज के दिल पर उसके मरकज पर हमलावर हो सकती थी। तो अल असीर पर कंट्रोल अब्दुल अजीज के लिए बहुत ज़रूरी था और अपने इस मिशन की कमान उसने अपने उसी बेटे को दी थी जो कुछ ही अरसे पहले लंदन से कामयाब होकर लौटा था, यानी कामयाब सिफारतकार बनकर लौटा था। 1921 में अब्दुल अजीज ने आले रशीद के शहर हाइल को कब्जे में लेकर इस सल्तनत का नामो निशान ही मिटा दिया था। आले रशीद अपने इत्तेहादी पहली जंग अजीम में शिकस्त खा चुके खिलाफत उस्मानियों के बाद कमज़ोर हो चुके थे। वो अब्दुल अजीज का हमला ना रोक सके और इनको इलाका आले सऊद में शामिल हो गया। ये वही आले रशीद थे जिन्होंने 1890 में शाह अब्दुल अजीज को कुवैत में जिला वतन किया था और अल रियाज को छीन लिया था। लेकिन दोस्तों, वक्त कब किसी एक का होकर रहा है। सिर्फ 31 साल बाद अमीर अब्दुल अजीज ने खेल ही बदल दिया। इससे अगले बरस यानी 1922 में 17 साल का प्रिंस फैसल 6000 जवानों को साथ लेकर अल असीर को फतेह करने के लिए निकल खड़ा हुआ। उस वक्त तक इसकी बहादुरी और लीडरशिप इतनी मजबूत हो चुकी थी कि इसके कुछ साथी इसे बब्बर शेर कहने लगे थे। अल असीर की मुहिम प्रिंस फैसल की जिस्मानी और जहनियत का इम्तिहान थी। उसे साबित करना था कि जो उसने बरसों तक सीखा है, जो सख्त तरबियत हासिल की थी, वो मैदान जंग में उसके काम आती भी है या नहीं। इसके अलावा उसे अपने लीडरशिप के ज़रिए, अपने फैसलों के ज़रिए अपने बाप का भरोसा भी जीतना था, जिसने उसे इतनी कम उम्र में उसे इतना अहम मिशन सौंप दिया था। तो दोस्तों, लंदन के सिफारतकारी मिशन की तरह प्रिंस फैसल की ये पहली जंगी मुहिम भी 100% कामयाब रही। उसने अल असीर, या जिसे अब असीर कहा जाता है, उसके एक अहम शहर अबा पर कब्जा कर लिया था। इस फतेह के कुछ अरसे के अंदर असीर की इदरीसी सल्तनत आले सऊद के कंट्रोल में चली गई थी। अबा अब सऊदी सूबे असीर का दारुल हुकूमत है। प्रिंस फैसल की ये कामयाबी सऊदी की बड़ी कामयाबी थी। प्रिंस फैसल ने अपने बाप का भरोसा भी जीत लिया था और एक अहम स्ट्रेटेजिक इलाके पर कब्जा भी कर लिया था, जिससे अब हिजाज की फतेह बहुत आसान हो सकती थी। अल असीर की फतेह के 2 वर्ष बाद हिजाज की सल्तनत हाशमियों के खिलाफ आले सऊद की फैसला कुन जंग शुरू हो गई। इसकी 2 वजह थी। पहली वजह यह थी कि अल अजीज की ताकतवर फौज जो कबायली की अखवान थी, यानी अखवान कबायली थी, वो हिजाज पर हमले के लिए मजबूर कर रही थी, क्योंकि अखवान जंगजू और हाशमियों में सरहदी झड़पें होती रहती थी। हाशमियों ने उन्हें दुश्मन समझते हुए हज की अदायगी से भी रोक दिया था। अब अखवान चाहते थे कि मुकामत मुक़द्दस को अपने कंट्रोल में लाकर हाशमियों से ये इख्तियार छीन लिया जाए कि वो जब चाहें उनको उनके मुक़द्दस इबादत गाहों से उन्हें रोक सकें। लड़ाई की दूसरी वजह थी तुर्की का नया हुक्मरान मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। अब आप जानते हैं, पहली जंग अजीम तक खिलाफत का मनसब उस्मानियों के पास था। कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल में मौजूद उस्मानी खलीफा बेअद वक्त सुल्तान भी होता था और पूरी दुनिया का रूहानी लीडर यानी खलीफा भी कहलाता था। पहली जंग अजीम के बाद मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने मौजूदा तुर्की को यूनानियों और आर्मीनियों से आज़ाद करवाकर वहां अपनी हुकूमत बना ली थी। तो मुस्तफ़ा कमाल ने ये किया हुकूमत संभालने के बाद कि उसने सबसे पहले तुर्क खलीफा से सुल्तान का ओहदा वापस ले लिया, यानी खलीफा की सियासी ताकत ख़त्म कर दी गई थी। फिर खलीफा की हैसियत बस एक आम सी रह गई थी। इसके पास कोई सियासी इख्तियार नहीं था। लेकिन बात यही ख़त्म नहीं हुई। 3 मार्च 1924 को तुर्क असेंबली ने खिलाफत का ओहदा भी ख़त्म कर दिया, यानी खिलाफत पूरी तरह से ख़त्म कर दी। यूँ इस्लामी दुनिया में खिलाफत का मनसब खाली हो गया और इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की हाशमियों की सल्तनत के हुक्मरान शरीफ मक्का हुसैन इब्न अली ने। 2 दिन बाद यानी 5 मार्च 1924 को शरीफ मक्का हुसैन बिन अली ने खलीफा बनने का ऐलान कर दिया। लेकिन दोस्तों, इस ऐलान का हुसैन बिन अली को फ़ायदा तो क्या होता, उल्टा नुकसान ज़्यादा हो गया। मिस्र और ईरान जैसे ममालिक जो कॉलोनियल जैसे दौर में भी कुछ हद तक खुद मुख्तार थे, उन्होंने भी शरीफ मक्का को खलीफा मानने से इनकार कर दिया। यूँ शरीफ मक्का के इंटरनेशनल सपोर्ट भी ख़त्म हो गए। यहाँ तक कि हाशमियों के सबसे अहम इत्तेहादी बरतानिया ने भी आंखें फेर लीं। इत्तेहादियों के मुंह मोड़ लेने से शरीफ मक्का की ताकत
बिल्कुल खत्म हो गई थी। वो तन्हा हो गए थे और आले सऊद के हुक्मरान अमीर अब्दुल अजीज ने भाप लिया था कि हाशमियों को खत्म करने का यही बेहतरीन मौका है। चुनांचे इन दो वजूहात के बिना पर, यानी अखवान के दबाव पर और हाशमियों की सियासी तन्हाई को देखते हुए अमीर अब्दुल अजीज ने हमले का फैसला किया। उम्मत मुस्लिमा की सपोर्ट हासिल करने के लिए अमीर अब्दुल अजीज ने एक पैगाम भिजवाया। इस पैगाम में शरीफ मक्का के अपनी आवाम के खिलाफ जराइम की तफसीलात बयान करते हुए उसे खिलाफत के मनसब के लिए नाअहल करार दे दिया गया। पैगाम में अमीर अब्दुल अजीज ने लिखवाया कि आले सऊद उम्मत मुस्लिमा की तरफ से शरीफ मक्का को हुकूमत से हटाएंगे। ये पैगाम जिस शख्स ने लिखा उसका नाम था फैसल बिन अब्दुल अजीज, यानी अब्दुल अजीज का होनहार बेटा। ये पैगाम तैयार होने के बाद सितंबर 1924 में शाह अब्दुल अजीज की फौज ने हिजाज की सल्तनत पर चढ़ाई कर दी और इस हमले में उनके अल असीर सूबा सबसे ज्यादा काम आया। हमने आपको बताया था कि प्रिंस फैसल ने अल असीर को सऊदी सल्तनत का हिस्सा बनाया था। इस सूबे से सऊदियों को हर तरह की फौजी मदद मिल सकती थी। चुनांचे 3000 जवानों के साथ सऊदी फौज अल असीर के करीब तुर्बा के मकाम पर जमा हो गई। इस फौज ने सबसे पहले ताइफ पर कब्जा कर लिया। ताइफ पर कब्जे के बाद सऊदी फौज ने 3 रोज तक लूट मार की। कहा जाता है कि इस लूट मार में तकरीबन 1000 लोग कत्ल हो गए थे। 3 दिन के बाद शहरियों ने खून खराबे से तंग आकर शाह अब्दुल अजीज की बैत कर ली, जिसके बाद अमन कायम हो गया। ताइफ हाथ से निकल जाने के बाद शरीफ मक्का ने अपने बेटे अली को शरीफ मक्का बनाया और खुद उर्दन की तरफ फरार हो गया। लेकिन शरीफ मक्का का बेटा भी आले सऊद की फौज की पेशकदमी को कहां रोक सकता था। ताइफ के बाद जब सऊदी फौज ने मक्का पर हमला किया तो शरीफ अली जद्दा की तरफ निकल गया। सऊदियों ने बिना किसी लड़ाई के मक्का को फतेह कर लिया और मक्का में ताइफ की तरह कोई खून खराबा नहीं हुआ। मक्का के शहरियों को अमान दे दी गई थी। मक्का के बाद मदीना भी आसानी से सऊदियों के कंट्रोल में आ गया था। अब हिजाज में सिर्फ साहिली शहर जद्दा ही बाकी रह गया था, जिस पर अभी तक हाशमियों को कंट्रोल था। जनवरी 1925 में अमीर अब्दुल अजीज ने जद्दा का मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा तकरीबन 1 साल जारी रहा। इस मुहासरे के दौरान भी सऊदी फौज के एक हिस्से की कमान प्रिंस फैसल के ही हाथ में थी। 16 दिसंबर 1925 को जद्दा में हाशमियों ने आले सऊद के सामने हथियार डाल दिए और सऊदी फौज इस शहर पर भी काबिज हो गई। शरीफ अली और उसका खानदान फरार होकर इराक चला गया। यूं दोस्तों 7 सदियों से कायम हाशमी सल्तनत का खात्मा हो गया। इस लड़ाई में बरतानिया मुकम्मल तौर पर गैर जानिब रहा, यानी उसने हाशमियों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और सऊदियों के रहम करम पर उनको छोड़ दिया। अगरचे बरतानिया ने 1924 में आले सऊद की फौजी मदद बंद कर दी थी, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये पाबंदियां लगने से पहले वो अपने दुश्मनों के खिलाफ बहुत ताकत पकड़ चुके थे और अपने दम पर पूरी तरह फतेह की सलाहियत रखते थे। चुनांचे उन्होंने आसानी से हिजाज की हाशमी सल्तनत का खात्मा कर दिया। इस तरह मुसलमानों के मुकद्दस मुकामात यानी मक्का और मदीना पर आले सऊद का कंट्रोल हो गया। इस फतह के बाद जजीरा नुमा अरब के आले सऊद वॉर लॉर्ड नहीं बल्कि सबसे ताकतवर वॉर लॉर्ड और हुक्मरान बन चुके थे। लेकिन शाह अब्दुल अजीज ने शरीफ मक्का के अंजाम को देखते हुए खिलाफत कायम करने या खलीफा बनने का ऐलान नहीं किया। वो समझ गया था कि उस्मानी खिलाफत ख़त्म होने के बाद मुस्लिम ममालिक अब किसी नए ख़ानदान को अपना खलीफा या रूहानी लीडर्स मानने पर तैयार नहीं होंगे। चुनांचे उसने खुद को खलीफा के बजाय हिजाज का बादशाह शाह अब्दुल अजीज डिक्लेयर कर दिया। यहाँ आपको ये भी बता दें कि शाह अब्दुल अजीज ने खादिमुल हरीमैन शरीफैन का टाइटल भी नहीं अपनाया था। आले सऊद में सबसे पहले ये टाइटल खिलाफे काबा पर लिखवाया था प्रिंस फैसल ने। इनके बाद शाह फहद ने सरकारी तौर पर यह टाइटल इख्तियार कर लिया था। इसके बाद शाह अब्दुल्ला और मौजूदा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान खुद को खादिमुल हरीमैन शरीफैन कहलाते हैं। ताहम आम पब्लिक में सऊदी हुक्मरान को पहले दिन से ही मकामात मुक़द्दसा की वजह से खादिमुल हरीमैन शरीफैन ही समझा जाता है। बहरहाल दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के बाद मुसलमानों में जो लीडरशिप की जंग शुरू हुई थी उसे शाह अब्दुल अजीज ने जीत लिया था। उस्मानियों के बाद आले सऊद मुसलमानों के नए लीडर बनकर सामने आ गए थे और आज तक इस्लामी दुनिया के
ब्लॉक को वही लीड कर रहे हैं। शाह अब्दुल अजीज ने अपने बेटे शाह फैसल को हिजाज का गवर्नर बनाया था, जिसके बाद उसे वजीर दाखिला और वजीर खारजा का ओहदा भी दिया गया। दोस्तों, यही 27 साल का प्रिंस फैसल ही था जिसने सिग्नेचर से 1932 में हिजाज को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया और पहली बार इस सल्तनत को सऊदी अरब का नाम दिया गया। आप कह सकते हैं 21 साला प्रिंस फैसल ने हिजाज और इसके आसपास के इलाके को फतेह करके आज के सऊदी अरब की बुनियाद रखी थी। उस सऊदी अरब की जिसके रेत पर लोग पानी को तरस जाते थे। वो ज़मीन खोदते थे तो काला पानी निकलता था, तो वो सर पीट लेते थे कि या खुदा, हमें पीने का साफ पानी चाहिए, हम इस काले पानी का क्या करेंगे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि यही तो वो काला पानी है जो इनकी किस्मत बदलने वाला है। बाकी दुनिया को भी यही काला पानी चाहिए था। ये काला पानी दुनिया को बदलने वाला था, लेकिन इसके लिए आलमी ताकतों को आले सऊद की भला क्या ज़रूरत थी। इस तस्वीर में एक तो रूसी मुसलमान करीम खाकिमोव है और दूसरा 27 साल का नौजवान सऊदी अरब का वजीर खारजा प्रिंस फैसल बिन अब्दुल अजीज है। करीम खाकिमोव सोवियत रूस का डिप्लोमेट था। वो 1926 में जब एक मुकामी लड़ाई जारी थी और गोलियों की बारिश हो रही थी, तो ऐसे में ये डिप्लोमेट जान हथेली पर रखकर शाह अब्दुल अजीज बिन सऊद के पास पहुंचा था। इसी की मदद से सोवियत रूस और सऊदी अरब में ताल्लुकात कायम हुए थे। इसी की दावत पर प्रिंस मॉस्को गया था और उसकी रूसी डिक्टेटर स्टालिन से मुलाकात हुई, लेकिन ये दौरा नाकाम रहा। इस दौरे में सऊदी प्रिंस ने कुछ ऐसा देखा जिसने सऊदी अरब की किस्मत ही बदल डाली। प्रिंस फैसल ने सोवियत रूस के नाकाम दौरे में क्या देखा? 1932 में जब सऊदी अरब कायम हुआ तो वहाँ बहुत से लोग जानते थे कि यहाँ ज़मीन के नीचे काला पानी है, यानी तेल मौजूद है। यही वजह है कि जब लोग कुएं खोदते तो ज़मीन के नीचे से यही काला बदबूदार पानी यानी तेल निकल आता था। लेकिन ये लोग तेल के फ़ायदों से अनजान थे, इसलिए वो इस काले पानी को नेमत नहीं बल्कि मुसीबत समझते थे। उन्हें तो तेल से ज़्यादा पानी की तलाश थी। उन्हें पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी कि सऊदी बादशाह अब्दुल अजीज़ तेल की तलाश में सर्वे करने वालों से कहा करता था कि तुम पानी के कुएं तलाश करो, हमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा और जल्दी है। उस वक्त तक तेल के फ़ायदों का आले सऊद को मालूम ही नहीं था। सऊदी अरब में तेल की कदर सबसे पहले आले सऊद के प्रिंस फैसल को मालूम हुई, और वो भी सोवियत रूस जाकर। हुआ यूं कि 1932 में प्रिंस फैसल को सोवियत रूस के दौरे पर बुलाया गया। प्रिंस फैसल मॉस्को गया और रूसी हुक्मरान स्टालिन से की मुलाकात हुई। इस दौरे के दौरान रूसियों ने प्रिंस फैसल को अपनी फैक्ट्रियों का दौरा करवाया और सऊदी अरब को दिया हुआ कर्जा भी माफ़ कर दिया। मजीद 10 लाख ब्रिटिश पाउंड इमदाद की भी पेशकश कर दी। उस वक्त सऊदी अरब को पैसे की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन इमदाद की ये पेशकश सऊदी अरब ने कबूल नहीं की। इसके बदले में सोवियत रूस सऊदी अरब आने वाले हाजियों में कम्युनिज्म का लिटरेचर भी बांटना चाहता था। इस दौरे में प्रिंस फैसल को अजरबैजान भी ले जाया गया, जो उस वक्त सोवियत रूस का ही हिस्सा था। यहाँ फैसल बिन अब्दुल अजीज ने तेल के कुएं देखे और वहाँ से तेल निकालकर उसे साफ करके इस्तेमाल में लाए जाने के सारे मंजर देखे। उसे पहली बार तेल की ताकत का पूरा एहसास हुआ। अजरबैजान की ऑयल इंडस्ट्री ने प्रिंस फैसल को इतना मुतासिर किया कि वो बोल उठा कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरे मुल्क में भी इसी तरह की ऑयल इंडस्ट्री लगे। सोवियत रूस का शाह फैसल का ये दौरा एक नाकाम दौरा था, लेकिन अजरबैजान का दौरा एक टर्निंग पॉइंट था। प्रिंस फैसल जब ऑयल इंडस्ट्री की नई मालूमात लेकर सऊदी अरब पहुंचा तो उसकी बातें सुनकर सारे दंग रह गए। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि जिस काले पानी को वो नाकारा समझते थे, वो मुस्तकबिल के खजानों की चाबी है। इस खजाने से फ़ायदा उठाने का यही वक्त था। तो एक तेल की अमरीकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया, जो पहले से ही सऊदी अरब में तेल की तलाश का मुआहदा करना चाहती थी, उसी से आले सऊद ने मामला तय कर लिया। 1933 में जब जद्दा में ये तारीखी मुआहदा हुआ तो इस मुआहदे की शरायत बहुत अहम थी। कॉन्ट्रैक्ट के तहत स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कंपनी ऑफ कैलिफोर्निया को ये हुक्म था कि वो 60 साल तक सऊदी अरब में तेल तलाश कर सकती थी।
اور اسے نکال کر بیچ سکتی تھی۔ اس کانٹریکٹ کے بدلے میں کمپنی نے سعودی حکمران کو 50,000 پاؤنڈ کی رقم ادا کی۔ اس رقم میں سے 35,000 پاؤنڈ سونے کی شکل میں فوری طور پر ادا کی گئی اور باقی 15,000 پاؤنڈ کی رقم قسطوں میں دی گئی۔ اس 50,000 پاؤنڈ کے علاوہ کمپنی نے ہر سال 5,000 پاؤنڈ کرایہ دینے کی بھی حامی بھر لی۔ معاہدے کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ جب کمپنی تیل دریافت کر لے گی تو اس کے 1 سال کے اندر سعودی حکومت کو 1,00,000 پاؤنڈ کی رقم مزید ادا کی جائے گی۔ جب تیل نکالا جائے گا تو اس فری ٹن فور شٹنگ رائلٹی پر ٹن بھی سعودی حکومت کو دی جائے گی۔ ان ساری ادائیگیوں اور پیمنٹ کے علاوہ کمپنی کی یہ بھی ذمہ داری تھی کہ وہ سعودی حکومت کو 2,00,000 گیلن گیسولین اور 1,00,000 گیلن کیروسین ہر سال بالکل مفت دیا کرے گی۔ ظاہر ہے یہ گیسولین اور کیروسین سعودی زمین سے ہی نکلنا تھی، مگر اسے نکالنے کا خرچ کمپنی نے خود برداشت کرنا تھا، سعودی حکومت نے نہیں۔ دوستو، یہ وہ معاہدے تھے جس سے آل سعود یعنی سعودی عرب کو چھپڑ پھاڑ کر دولت دی۔ سعودی عرب جو اس معاہدے سے پہلے معاشی مشکلات کا شکار تھا، وہ راتوں رات امیر قدیر بن گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ سعودی عرب اس دولت سے کوئی فائدہ اٹھاتا، اس پر ایک جنگ مسلط ہو گئی۔ اس جنگ میں سعودی عرب کے دفاع کی ذمہ داری ایک بار پھر پرنس فیصل پر آ گئی۔ جیسا کہ دوستو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح پرنس فیصل نے اسیر کی سلطنت کو ادریسی خاندان سے چھین کر سعودی عرب کا حصہ بنایا تھا۔ 1934 میں یہی علاقہ آل سعود اور ان کے پڑوسی ملک یمن میں جنگ کی وجہ بن گیا۔ ہوا یہ کہ یمن نے اسیر پر آل سعود کے قبضے کو تسلیم نہیں کیا اور الاسیر میں موجود سعودی فورس پر حملہ کر دیا۔ دوسری طرف شاہ عبدالعزیز جنگ نہیں چاہتا تھا۔ اس نے یمن کے بادشاہ یحییٰ حمید الدین کے پاس اپنا ایک ڈیلیگیشن یعنی ایک وفد بھیجا۔ اس وقت نے یحییٰ سے کہا کہ وہ آل سعود اور ادریسیوں کے جھگڑے میں نہ پڑیں اور ان معاملات کو میز پر ہی سلجھا لیں۔ لیکن یمنی بادشاہ بہت مغرور حکمران تھا اور عام عرب وارلڈ لارڈ کو معمولی سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ کہتے ہیں جب سعودی وفد یمنی بادشاہ سے ملا تو یمنی بادشاہ نے حقارت سے کہا، یہ کون بدبو ہے جو میرے خاندان کے 900 سالہ اقتدار کو للکارنے آ رہا ہے؟ یمنی بادشاہ کا اشارہ شاہ عبدالعزیز کی طرف تھا، کیونکہ عبدالعزیز اپنے خاندان کا اور سعودی عرب کا پہلا بادشاہ تھا، جبکہ زیدی خاندان کی بادشاہت یمن پر تقریباً 900 سال سے تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یمنی بادشاہ نے تو شاہ عبدالعزیز کے وفد کو بھی قید کر لیا تھا۔ بہرحال 1934 میں یمن اور سعودی فورس کا آمنا سامنا ہوا۔ سعودی فوج کی کمان شاہ عبدالعزیز کے 2 بیٹے کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک ولی عہد سعود بن عبدالعزیز اور دوسرا اس کا چھوٹا بھائی اور حجاز کا گورنر پرنس فیصل تھا۔ دونوں منجے ہوئے کماندار تھے اور اپنے باپ کے ساتھ کئی جنگیں لڑ چکے تھے۔ اب اسیر کی سلطنت کا زیادہ تر علاقہ ہی پرنس فیصل نے فتح کیا تھا، اس لیے وہ یہاں کے چپے چپے سے بخوبی واقف تھا۔ اس نے زیادہ دیر نہیں لگائی اور جنگی حکمت عملی سے جنگ کا پاسا سعودیوں کے حق میں کر دیا۔ پرنس فیصل اور سعود بن عبدالعزیز کی فوجوں نے یمنی فوجوں کو الاسیر کے علاقوں سے مار مار کر باہر نکال دیا۔ یہی نہیں بلکہ یمن کے 2 علاقے یجران اور جسان بھی اپنے قبضے میں لے لیے۔ سعودی فوج تو یمن کے دارالحکومت سنا کی طرف بھی پیش قدمی کر رہی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ یہ شہر بھی ان کے قبضے میں چلا جائے گا۔ لیکن پھر یوں ہوا کہ کچھ پریشانیوں کی وجہ سے سعودی فوج کی پیش قدمی رک گئی۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ یمن کے پہاڑی راستے جو بہت مشکل تھے، وہاں سعودی فوجیوں کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا تھا اور وہ راستہ بھٹک کر کہیں اور نکل جاتے تھے۔ اس لیے سعودی فوج نے یہ پیش قدمی یہی روک دی۔ لیکن تب تک یمنی بادشاہ جو کچھ دیر پہلے بڑے غرور سے اور انہیں بدبودار کہہ رہا تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ عرب کے یہ بدبو اگر جنگ جاری رکھیں گے تو ان کے 900 سالہ اقتدار کو ایک دن ضرور ختم کر دیں گے۔ چنانچہ اس نے سعودیوں سے صلح کر لی اور یجران جزان کے ساتھ اسیر پر بھی سعودی کنٹرول کو تسلیم کر لیا۔ لیکن یمن نے اپنی شکست میں کھوئی ہوئی زمین کو آج تک نہیں بھلایا۔ آج بھی سعودی اور یمن میں دشمنی کی بہت سی وجوہات میں یہ 2 علاقے یجران اور جزان پر سعودی کا کنٹرول بھی شامل ہے، یہ بھی موجود ہے۔ بہرحال دوستو، پرنس فیصل یمن کی جنگ سے فتح یاب ہو کر لوٹا تھا
اس کی فتح کی وجہ سے سعودی سلطنت کی حدود پہلے سے بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ اس جنگ کے کچھ عرص بعد یعنی 1938 میں سعودی عرب کے شہر دمان میں بھی تیل کے ذخائر دریافت ہوئے۔ اسٹینڈرڈ آئل کمپنی آف کیلیفورنیا جس نے یہ تیل دریافت کیا تھا، اس کمپنی نے سعودی عرب میں تیل کی پیداوار کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نئی کمپنی بنائی جسے کیلیفورنیا عربین اسٹینڈرڈ آئل آف کمپنی کا نام دیا گیا۔ یہ وہی کمپنی ہے جسے 1944 یعنی 1944 میں پھر عربین امریکن آئل کارپوریشن یا ارامکو کا نام دیا گیا تھا۔ اس کمپنی کے شیئرز 1980 میں سعودی عرب نے خرید لیے تھے اور اس میں سے امریکہ کا نام بھی نکال دیا گیا تھا۔ اب یہ کمپنی عربین آئل کمپنی کہلاتی ہے جس کا نام شارٹ میں ارامکو السعودیہ بولا جاتا ہے۔ ارامکو نے سعودی عرب سے بڑے پیمانے پر تیل نکالنا شروع کیا اور سعودیہ کی تجوریاں دولت سے بھرنے لگیں۔ تیل کی دریافت سے پہلے سعودی کی سالانہ آمدنی 1.5 لاکھ کے قریب تھی، لیکن تیل کے آ جانے کے بعد 15 سال کے اندر سعودی عرب صرف تیل سے 30 کروڑ سالانہ کمائی کرتا تھا، یعنی تیل کی وجہ سے سعودی عرب کی آمدنی میں 2000 گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ 2000 گنا بڑھ چکی تھی۔ اس سے سعودی عرب میں پیسوں کی بارش ہو گئی، جس میں ظاہر ہے پرنس فیصل نے بھی بہت زبردست کردار ادا کیا تھا۔ لیکن اس بے پناہ دولت کا نقصان بھی بہرحال ہوا، وہ یہ کہ آل سعود کی اگلی نسل عیش و آرام میں پڑ گئی۔ تیل کی بے پناہ دولت آ جانے کے بعد جو آسانی آئی، اس کے بعد پرنس فیصل نے بھی مستقبل میں شراب پینا شروع کر دیا۔ وہ چین اسموکر بھی ہو گیا اور 1930 کی دہائی میں ایک بار وہ اپنے بھائی پرنس خالد کے ساتھ عیش و عشرت کے لیے کویت بھی چلا گیا تھا۔ کویت نے اپنے ملک میں آل سعود کے علاوہ گھومنے پھرنے موج مستی کے مواقع بھی فراہم کر رکھے تھے، کیونکہ کویت والے آل سعود کے اتحادی آل وہاب کی تعلیمات کو فالو نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آل سعود کے بچے اپنے بزرگوں کے طور طریقوں کو چھوڑ کر کچھ اور کر رہے ہیں، تو کویتی حکمرانوں نے سعودی شہزادوں کو اپنے ملک سے نکالنا شروع کر دیا۔ ہو سکتا ہے کویتی امیر اس بات سے پریشان ہو گئے ہوں کہ سعودی حکمران شاہ عبدالعزیز کو اپنے بیٹوں کی ان حرکتوں کا علم ہوا تو کہیں ان پر الزام نہ آ جائے کہ کویتی امیر نے اپنی مہمان نوازی میں سعودی شہزادوں کو اپنی بزرگوں کی روایت سے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ کویت سے نکل جانے کے بعد بھی پرنس فیصل کے بہگے قدم بہت سالوں تک سیدھے راستے پر نہیں آ سکے، کیونکہ 1945 میں جب پرنس فیصل لندن میں ایک کانفرنس کے لیے موجود تھا تو اچانک سے لاپتہ ہو گیا۔ وفد کے باقی لوگ گھبرا گئے اور انہوں نے پولیس کو اس کی جانکاری دی۔ لندن پولیس پرنس فیصل کو ڈھونڈتے ہوئے قہوہ خانے عیاشی کے اڈے تک جا پہنچی۔ وہیں ایک گھر میں بطور مہمان پرنس فیصل موجود تھا۔ پرنس فیصل کو سگریٹ اور شراب کی بری لت لگ چکی تھی۔ اس کا چھوٹنا مشکل دکھائی دیتا تھا، یہاں تک کہ اب اسے پیٹ میں بھی درد رہنے لگا تھا۔ چیک اپ میں پتا چلا کہ اس کے پیٹ میں ایک ٹیومر بن چکا ہے۔ پھر علاج کے دوران ٹیومر تو ہٹا دیا گیا، لیکن پرنس فیصل کی زندگی کی گارنٹی اس صورت میں باقی تھی کہ وہ شراب چھوڑ دے۔ تو پرنس فیصل نے شراب چھوڑ دی، لیکن اب اس نے حد سے زیادہ چائے پینی شروع کر دی تھی، یہاں تک کہ لمبی لمبی میٹنگ میں جو لوگ اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے وہ بھی بار بار اس کی وجہ سے چائے پینے پر مجبور ہوتے تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگ کی صحت صرف اس لیے بگڑ گئی کیونکہ انہوں نے پرنس فیصل کے ساتھ لمبی لمبی میٹنگ کرنی ہوتی تھی، اور ظاہر ہے تیز چائے کے کپ بھی انہیں پینا پڑتے تھے کیونکہ پرنس فیصل کے سامنے بیٹھ کر انکار نہیں کر سکتے تھے۔ شراب کے ساتھ پرنس فیصل نے تو چین اسموکنگ بھی بند کر دی تھی اور صرف 5 سگریٹ ایک دن میں پینا شروع کر دی تھی۔ ٹیومر کے آپریشن کے بعد وہ زیادہ تر ابلا ہوا کھانا کھاتا تھا اور طاقتور غذاؤں کا استعمال بھی نہ کے برابر رہ گیا تھا۔ ان ذاتی صحت کے مسئلوں کے نپٹنے کے علاوہ پرنس فیصل کو بطور وزیر خارجہ ایک اور چیلنج بھی مل گیا تھا۔ سعودی پرنس وزیر خارجہ کے طور پر پرنس فیصل کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا امریکہ سے تعلقات قائم کرنا اور رکھنا۔ دوستو، آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ سعودی عرب میں تیل دریافت ہونے کے فوری بعد امریکہ نے وہاں اپنے اڈے قائم کر کے اس ملک کو پوری طرح اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا۔
इस तरह दोनों मुल्कों में शुरू दिन से दोस्ताना ताल्लुकात कायम हो गए थे, जो आज तक कायम हैं। लेकिन दोस्तों, आपको शायद ये जानकर हैरत हो कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसकी वजह ये थी कि उस वक्त दुनिया का 63% ऑयल तो अमेरिका से निकलता था, इसलिए अमेरिकी हुकूमत को सऊदी अरब की ज़रूरत ही नहीं थी। हत्ता कि उसने इस नई कायम होने वाली रियासत सऊदी अरबिया को तस्लीम ही नहीं किया था। 1928 में शाह अब्दुल अजीज़ ने अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट को खुद यह दरख्वास्त भेजी थी कि वो उसकी सल्तनत को तस्लीम कर ले। याद रखें दोस्तों, सऊदी अरब 1932 में कायम हुआ। इस नाम से जो रियासत कायम हुई वो 1932 में कायम हुई, लेकिन शाह अब्दुल अजीज़ की स्टेट 1932 से पहले कायम हो गई थी, यानी 1924 में कायम हो गई थी। इसलिए 1928 में शाह अब्दुल अजीज़ ने अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट को ये दरख्वास्त भेजी थी। इस दरख्वास्त के जवाब में अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने एक खत भेजा जिसमें लिखा गया था कि इब्न सऊद के मुल्क की कोई कमर्शियल अहमियत नहीं है। इस बात का खदशा है कि अरब सल्तनत के तस्लीम करने से फायदों से ज्यादा नुकसान होने की मुश्किलें हो जाएंगी। यानी अमेरिका ने सऊदी सल्तनत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अगरचे 1931 में अमेरिका ने शाह अब्दुल अजीज़ की सल्तनत, जिसे उस वक्त नजद और हिजाज कहा जाता था, उसे तस्लीम कर लिया। अब एक तरफ अमेरिका सऊदी अरब को कोई अहमियत देने पर तैयार नहीं था, तो दूसरी तरफ सऊदी भी अमेरिका से ताल्लुकात बढ़ाने में थोड़ा हिचकिचा रहा था। दोस्तों, इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी मसला फ़लस्तीन। यानी 1930 की दहाई में फ़िलिस्तीन में यहूदी रियासत की कोशिशें उरूज पर थीं। फ़लस्तीन में यहूदी बड़ी तादाद में आबाद हो रहे थे और इस वजह से अरबों और यहूदियों में कशीदगी बढ़ रही थी। 1939 में बरतानिया ने फ़िलिस्तीन पर बात करने के लिए लंदन में अरब और यहूदी कॉन्फ्रेंस बुलाई। अरबों की तरफ से प्रिंस फैसल भी बातचीत के लिए लंदन गया, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई क्योंकि प्रिंस फैसल और बाकी अरब ममालिक जो बातचीत के लिए भी लंदन गए थे, उन्होंने यहूदियों से एक कमरे में बैठने से इनकार कर दिया। अब दोस्तों, अमेरिकी मुफाद तो यहूदी रियासत कायम करने में ही था, तो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी करता प्रेस कॉन्फ्रेंस और सरकारी ऐलानों में इजराइल की हिमायत की जाती थी। अमेरिका के ये बयान सऊदी हुकूमत को नाराज़ करते थे। तो दोस्तों, यही वजह थी जो सऊदी हुकूमत को अमेरिका से ताल्लुकात बढ़ाने में मुश्किलात पेश आ रही थी। लेकिन फिर 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया और अमेरिका भी दूसरी जंग अजीम में शामिल हो गया, क्योंकि पर्ल हार्बर उसका एरिया था जिस पर जापान ने जंग के दौरान हमला कर दिया था। पर्ल हार्बर पर हमले के बाद अमेरिका को ये एहसास हुआ कि उसके पास जो तेल के ज़खायर हैं वो बहुत बड़ी जंग लड़ने के लिए नाकाफ़ी हैं। अगर उसे बड़ी जंगें लड़ना है और अपने मुल्क से दूर लड़ना है तो उसे अपने मुल्क के ज़खायर से बाहर भी बड़ी तादाद में तेल के ज़खायर अपने कंट्रोल में करना होंगे। अब देखिए, तेल की ज़रूरियात के लिए सऊदी ही अमेरिका की पहली चॉइस था। इसकी वजह ये थी कि मिडिल ईस्ट में जो तेल के ज़खायर थे, जैसे ईरान, इराक और उर्दन, उन पर बरतानिया का हिस्सा था, या यूँ कह लें कि बरतानिया की कंपनी ही इससे तेल निकालती थी। सिर्फ सऊदी अरब ही वो मुल्क था जिस पर बरतानिया का कंट्रोल नहीं था, बल्कि वहाँ तो पहले से ही एक अमेरिकी कंपनी तेल निकाल रही थी। चुनांचे अमेरिका ने सऊदी अरब के तेल पर मुकम्मल कंट्रोल के लिए अमली तौर पर इससे ताल्लुकात बढ़ाना शुरू कर दिए। 4 बरस पहले तक जिस मुल्क को अमेरिका तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था, अब उससे दोस्ती कर रहा था। सऊदी अरब के लिए अमेरिकी खजानों के मुंह खुल चुके थे। इन्वेस्टमेंट, इमदाद और कर्जे आने लगे थे। देखते ही देखते दोनों मुल्क गहरे दोस्त बन गए। अमेरिका ने 1945 में तेहरान के इलाके में एक एयरफील्ड भी बना लिया। सऊदी फौज की ट्रेनिंग के लिए अमेरिकी और बरतानवी फौजी भी सऊदी अरब भेजे जाने लगे। दूसरी जंग अजीम के दौरान ही प्रिंस फैसल ने सितंबर 1943 में अमेरिका का पहला दौरा किया, और यह पहला मौका था जब किसी अरब मुल्क के शाही खानदान के फर्द सरकारी मेहमान के तौर पर अमेरिका की सड़कों पर घूम रहा था। अमेरिकी सहाफ़ी जब इस 6 फीट के अरब शहजादे को अमेरिका में घूमते फिरते देखते तो दंग रह जाते। प्रिंस फैसल की शख्सियत, उसके बालों में लगे सुनहरी बैंड और उसकी कद काट और लंबे चौके के बारे में मीडिया में खुल के बातें होने लगी। कोई उसकी तारीफ करता तो कोई अरब शहजादों के लाइफ स्टाइल पर उंगलियां उठाता।
آزاد میڈیا کے لیے یہ کرالا خبر تھی۔ امریکی دورے کے دوران پرنس فیصل نے امریکی صدر روز ویلٹ کے ساتھ ڈنر کیا اور نیو یارک اسٹاک مارکیٹ یعنی اسٹاک ایکسچینج کا دورہ بھی کیا، لڑاکا طیاروں کی فیکٹری بھی دیکھی اور ہالی ووڈ فلم انڈسٹری کی بھی سیر کی۔ پرنس نے وائٹ ہاؤس کے باہر اسنو فال یعنی برف کا گولا پھینکنے والا ایک پوز بھی بنایا۔ امریکی پریس کے لیے یہ حیرت کی بات تھی کہ ایک عرب شہزادہ مغربی طور طریقوں سے واقف ہے، بلکہ پرنس فیصل کے مینرز تو اتنے پرفیکٹ تھے دوستوں کہ اس سے امریکی میزبان بھی ایک بار کو حیران رہ جاتے تھے۔ جب پرنس فیصل امریکہ کا دورہ کر کے لوٹا تو اس نے اپنے والد کو اس دورے سے متعلق جانکاری بھی دی اور ایک کام کی بات بھی بتا دی۔ اس نے شاہ عبدالعزیز سے کہا کہ امریکی صدر روز ویلٹ کو ڈاک ٹکٹیں جمع کرنے کا بہت شوق ہے۔ یہ سن کر شاہ عبدالعزیز نے فوری طور پر امریکی صدر روز ویلٹ کو ڈاک ٹکٹوں کا ایک سیٹ تحفے میں بھیجا۔ اس تحفے کے جواب میں روز ویلٹ نے شاہ عبدالعزیز کو شکریہ کا ایک خط لکھا۔ یوں امریکہ اور شاہ عبدالعزیز میں ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ انہی ملاقاتوں کے نتیجے میں 2 سال بعد یعنی 1945 میں ایک اور انقلابی واقعہ پیش آیا۔ امریکی صدر روز ویلٹ سعودی بادشاہ شاہ عبدالعزیز سے ملنے آ گیا اور وہ تاریخی تصویر وجود میں آئی جو پھر یو ایس سعودی ریلیشن کی ایک علامت بن گئی۔ ویلنٹائن ڈے یعنی 14 فروری 1945 کو امریکی بحری جنگی جہاز یو ایس ایس کوئنسی پر دونوں لیڈرز کی ملاقات ہوئی۔ یہ بحری جنگی جہاز نیر سوئز میں کھڑا تھا۔ اس ملاقات کے لیے شاہ عبدالعزیز کو ایک دوسرے بحری جہاز جو امریکہ کا ہی تھا اس میں لایا گیا۔ پرنس فیصل اپنے باپ کے ساتھ نہیں گیا بلکہ وہ جدہ میں بیٹھ کر اپنے والد کے وفد کے ساتھ رابطے میں رہا۔ شاہ عبدالعزیز کے ساتھ آنے والا وفد ہر آدھے گھنٹے کے بعد پرنس فیصل سے رابطہ کرتا کہ کیا سلطنت میں سبھی معاملات ٹھیک چل رہے ہیں۔ یہ پیغام امریکی بحری جہاز کے ریڈیو روم سے بھیجا جاتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پیغام میں صرف ایک لفظ سوالیہ انداز میں پوچھا جاتا تھا، اوکے۔ جواب میں پرنس فیصل کی طرف سے بھی ایک ہی لفظ بولا جاتا تھا، اوکے۔ یہ اوکے 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 کی بات اتنی بار ہوئی کہ امریکی وفد بوریت سے تنگ آ گیا، لیکن مہمان نوازی کی وجہ سے یہ وفد اوکے اوکے سنتا رہا۔ جب شاہ عبدالعزیز اور روز ویلٹ آمنے سامنے بیٹھے تھے تو اس بات کا بھی ذکر آ گیا جس کی وجہ سے دونوں ملکوں میں ٹینشن چل رہی تھی، یعنی مسئلہ فلسطین۔ روز ویلٹ کے سامنے سعودی شاہ عبدالعزیز نے فلسطین میں یہودی ریاست کی سخت مخالفت کی تھی۔ شاہ کی باتیں سن کر روز ویلٹ نے ڈپلومیسی سے کام لیا اور شاہ کو یقین دلا دیا کہ امریکہ ایسا کوئی اقدام نہیں کرے گا جس سے عرب ناراض ہو جائیں۔ دوسری بات کا یقین اس نے یوں دلایا کہ فلسطین کے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہوئے وہ شاہ عبدالعزیز سے بھی مشاورت کی جائے گی۔ ان باتوں سے شاہ عبدالعزیز کو کافی تسلی ہوئی۔ ملاقات ختم ہونے کے بعد جب شاہ عبدالعزیز جدہ واپس لوٹ آیا تو اس نے روز ویلٹ کی باتوں سے پرنس فیصل کو بھی آگاہ کر دیا۔ تو اب پرنس فیصل بھی یہی سمجھنے لگا کہ امریکہ فلسطین کے معاملے میں عربوں کو دھوکہ نہیں دے گا، یہودی ریاست کبھی نہیں بنے گی۔ لیکن اس یقینی باتوں کے 3 سال بعد امریکہ نے وہ کیا جس کا پرنس فیصل تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ امریکی اقدام نے پرنس فیصل کے وشواس کو ٹھیس ہی نہیں پہنچائی بلکہ اسے عرب دنیا میں رسوا کر دیا۔ دوستو، اسرائیل کا قیام UN میں ووٹنگ کے ذریعے وجود میں آیا تھا۔ آپ جانتے ہیں دوستو، UN دوسری جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد قائم ہوئی تھی۔ اس کے قیام کے تاریخی لمحات کا نظارہ کرنے والوں میں پرنس فیصل بھی شامل تھا۔ پرنس فیصل نے امریکی شہر سان فرانسسکو میں ہونے والی تاریخی کانفرنس میں شرکت کی تھی جس میں UN کے قیام کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس کانفرنس میں 50 ممالک کے باشندے شریک تھے، لیکن ان 50 میں سے کوئی بھی شاہی خاندان سے نہیں تھا، یعنی پرنس فیصل کے علاوہ کسی ملک کے بادشاہ یا شہزادے نے اس کانفرنس میں شرکت نہیں کی تھی۔ پرنس نے کانفرنس کے خطاب بھی کیا اور خطاب میں اس نے اس بات پر تنقید بھی کی کہ صرف بڑی طاقتوں کو ویٹو کا حق کیوں دیا گیا ہے، لیکن اس تنقید کے بعد پرنس فیصل نے اپنا لہجہ نرم کر لیا۔ اس نے کہا کہ UN کے چارٹر کو پرفیکٹ یا آئیڈل تو نہیں کہا جا سکتا، البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ 50 ریاستوں کے 50 نمائندوں نے اپنے طور پر اس سے بہتر چارٹر کبھی تیار نہیں کیا ہوگا۔ تو یوں دوستو، یونائٹڈ نیشن کا ادارہ قائم ہو گیا۔ اس عالمی فورم کے قیام کے فوری بعد جو مسائل یہاں پیش ہوئے اس میں سب سے اہم مسئلہ فلسطین تھا۔
یہ مسئلہ 1947 میں برطانیہ نے UNO میں پیش کیا تھا، کیونکہ اس وقت فلسطین پر برطانیہ کا ہی کنٹرول تھا۔ اب عرب ممالک کو امید تھی کہ اقوام متحدہ میں یعنی UNO میں مسئلہ فلسطین آئے گا تو زیادہ ممالک عربوں کے جواب کی حمایت کریں گے، یعنی یہودیوں کو فلسطینی زمین پر قابض نہیں ہونے دیا جائے گا۔ پرنس فیصل کو امریکی حکومت پر بھی یہی بھروسہ تھا کہ وہ اقوام متحدہ میں عربوں کا ساتھ دے گا، کیونکہ اسے اس وعدے پر بھروسہ تھا جو امریکی صدر نے یعنی روز ویلٹ نے اس کے باپ سے جہاز پر ہونے والی تاریخی ملاقات میں کیا تھا۔ اگرچہ کچھ ہی وقت بعد امریکی صدر روز ویلٹ کا انتقال ہو گیا تھا اور ہیری ٹرومین نیا صدر بنا، پھر بھی پرنس فیصل کو یقین تھا کہ نیا صدر پرانے صدر کا وعدہ پورا کرے گا۔ تو اب یونائٹڈ نیشن کی اسمبلی میں ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کرنا تھا کہ اسرائیل کا قیام کیا جائے یا نہیں۔ یہ ووٹنگ نومبر 1947 میں ہونا تھی۔ ووٹنگ سے پہلے امریکہ میں فلسطین اور اسرائیل کے حامیوں نے اپنے اپنے کاز کے حق میں بھرپور لوبنگ شروع کر دی۔ پرنس فیصل بھی فلسطین کے حق میں لوبنگ کرنے کے لیے نیو یارک پہنچ گیا اور امریکی لیڈروں سے ملاقات کرنے لگا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ ان ملاقاتوں میں اسے امریکیوں نے یقین دلایا بھی تھا یا نہیں، لیکن ان ملاقاتوں کے بعد پرنس فیصل پہلے سے زیادہ پر اعتماد تھا کہ امریکہ عربوں کے خلاف نہیں جائے گا۔ پرنس فیصل نے دوسرے عرب نمائندوں کو بھی یہی تسلی دی تھی کہ امریکہ عربوں کے ساتھ ہے، یہودیوں کے ساتھ نہیں۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت تک سعودی عرب کو دنیا میں اتنا مقام مل چکا تھا کہ عرب ممالک اسے ایک لیڈر کا درجہ دیتے تھے۔ اس لیڈرشپ والے رول میں پرنس فیصل کا قد کاٹ بہت فیمس ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ UNO کے اس اہم اجلاس کے موقع پر عرب نمائندے پرنس فیصل پر بہت بھروسہ کر رہے تھے اور اس کے کہے پر یقین کر رہے تھے۔ تو جب پرنس فیصل نے انہیں یقین دلایا کہ امریکہ اسرائیل کے حق میں نہیں جائے گا تو انہوں نے پرنس فیصل کے کہنے پر یقین کر لیا۔ لیکن جب 29 نومبر 1947 کو جنرل اسمبلی میں ووٹنگ ہوئی تو امریکہ نے اسرائیل کے قیام کے حق میں ووٹ دے دیا۔ امریکہ سمیت 33 ممالک نے اسرائیل کے قیام کے حق میں ووٹ دیا، 13 نے اس کے خلاف ووٹ دیا اور 10 ریاستوں نے ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا۔ یوں جنرل اسمبلی نے 20 ووٹوں کی اکثریت سے فلسطین کو یہودی اور فلسطینیوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دے دی۔ اس منظوری کے نتیجے میں اسرائیل کے قیام کو جواز مل گیا اور 4 مئی 1948 کو اسرائیل قائم ہو گیا۔ امریکہ کا اسرائیل کے حق میں ووٹ دینا وہ لمحہ تھا جو پرنس فیصل کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ گیا تھا۔ امریکہ نے نہ صرف پرنس فیصل اور سعودی عرب کو دھوکہ دیا تھا بلکہ پرنس کو دوسرے عربوں کی نظروں میں بھی رسوا کر دیا تھا۔ یہ پرنس فیصل ہی تھا جو دوسرے عرب نمائندوں کو یقین دلا رہا تھا کہ امریکہ ان کے ساتھ ہے، اسرائیل کے ساتھ نہیں۔ لیکن امریکہ کی اس دغا بازی نے دوسرے عرب نمائندوں کے سامنے پرنس فیصل کی کریڈیبلٹی کا بہت نقصان پہنچایا تھا۔ یوں پرنس فیصل کے لیے امریکہ سے تعلقات قائم رکھنا اور اس تعلقات کو عرب دنیا میں جسٹیفائی کرنا ایک ایسا چیلنج بن گیا جو پھر اس کی آخری سانس تک ایک کشمکش میں رہا۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے اس دھوکہ دہی کے بعد پرنس فیصل نے اپنے والد کو مجبور بھی کرنے کی کوشش کی کہ وہ امریکہ سے سارے تعلقات توڑ دے، لیکن شاہ عبدالعزیز نے ایسا نہیں کیا۔ پرنس فیصل اتنا ناراض تھا کہ اس نے جدہ میں ایک امریکی نمائندے سے کہا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آج امریکہ سے سارے تعلقات ختم کر دیتا۔ دوستو، انہی پریشانی کے دنوں میں پرنس فیصل نے امریکہ سے مایوس ہو کر مسلمان ممالک سے تعلقات مضبوط کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کیا، بلکہ اس کی شروعات تو وہ پہلے ہی کر چکا تھا، اور وہ علاقے جہاں مسلمان آباد تھے اور وہ جہاں مسلمان غلام تھے وہاں بھی پرنس فیصل تعلقات بنا رہا تھا، جن میں پاکستان جیسے ملک بھی شامل ہیں۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے قیام سے پہلے ہی پاکستان کی حمایت کرنے والے لیڈروں میں شاہ فیصل کے تعلقات تھے۔ دوستو، یہ بات آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے بننے سے پہلے ہی پاکستان کی بانی تنظیم مسلم لیگ سے شاہ فیصل نے تعلقات بنا لیے تھے۔ 1940 میں جب لاہور میں پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی تو اس کے کچھ ہفتے پہلے ہی پرنس فیصل اور سعودی ولی عہد پرنس سعود بن عبدالعزیز کراچی گئے تھے۔ وہ محمد علی جناح کے مہمان بنے تھے اور پھر 1943 میں محمد علی جناح کی اپیل پر سعودی حکومت نے باڑھ سے پیڑت بنگال کو 10,000 پاؤنڈ امداد بھی دی تھی۔
इस वाक़े के 3 साल बाद प्रिंस फैसल ने पाकिस्तान के क़याम के लिए एक तारीखी किरदार अदा किया था। वो इस तरह कि इसी साल 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग का एक डेलीगेशन यूएनओ भेजा। इस वक्त का मिशन ये था कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के हक में लॉबिंग करे, लेकिन यूएनओ में इंडियन नेशनल कांग्रेस की लॉबी बहुत ताकतवर थी। इस लॉबी के असर और रसूख की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा में आने वाले आलमी लीडर ने मुस्लिम लीग से मिलने तक से इनकार कर दिया था। लेकिन इस वाक़े पर प्रिंस फैसल ने इस वक्त की मदद की थी। प्रिंस फैसल की हिमायत से अक़वाम मुत्तहिदा के अहम ओहदेदारों और आलमी लीडरों ने इस मुस्लिम लीग के वक्त से मुलाकातें करना शुरू कर दी थी। इस तरह प्रिंस फैसल ने पाकिस्तान की बुनियादी में अपना कुछ हिस्सा डाला। ये दोस्ती पाकिस्तान बनने के बाद प्रिंस फैसल की आखिरी सांस तक साथ रही। ये सब आप बखूबी जानते हो। जिस वक्त प्रिंस फैसल सऊदी अरब से बाहर नए रिश्ते तलाश कर रहा था, उन्हीं दिनों उसके अपने भाई उसके खिलाफ हो गए थे। अब ऐसा क्यों था? दोस्तों, सऊदी अरब का बानी बादशाह शाह अब्दुल अजीज जब एक बार अपना जानशीन नामजद करने पर गौर कर रहा था, तो उसने हसरत से कहा कि काश मेरे पास प्रिंस फैसल जैसे एक नहीं बल्कि 3 बेटे होते। शायद वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसके नज़दीक प्रिंस फैसल उसके बाद बादशाह बनने की सबसे ज़्यादा अहलियत रखता था। वो अपने 39 बेटों में से उसे ही अपना जानशीन बनाना चाहता था, लेकिन उसे यहाँ एक मसला दरपेश था। वो ये कि कायदे के एतबार से वो अपने सबसे बड़े बेटे को ही वली अहद के लिए नामजद कर सकता था, और ये बेटा प्रिंस फैसल नहीं बल्कि सऊद बिन अब्दुल अजीज था। ये प्रिंस फैसल से सिर्फ 30 मिनट बड़ा था। शाह अब्दुल अजीज जब अपने बड़े बेटे को वली अहद बना रहा था, तो उन दिनों वो बड़बड़ाता रहता था और कहता था कि काश प्रिंस सऊद पैदा ही नहीं हुआ होता या वो होता ही नहीं। इसके बदले में प्रिंस फैसल जैसे और 2-3 बेटे पैदा हो जाते। दोस्तों, एक सल्तनत कायम करने वाला बादशाह अपने एक बेटे के बारे में ऐसा क्यों सोचता था? और जब उसका अनचाहा वली अहद बादशाह बन गया, तो सऊदी सल्तनत और आले सऊद के साथ क्या हुआ? 1956, 1967 और 1973 की अरब इसराइल जंग में कौन जीता था? ये सब हम आपको दिखाएंगे सामिर खान व्लॉग की अगली किस्त में। दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, ये बहुत मज़े की कहानी है, क्योंकि ये व्लॉग पहले ही बहुत ज़्यादा टाइम का बन गया है, इसलिए बाकी की कहानी हम आपको अपनी अगले व्लॉग में ज़रूर बताएंगे, यानी शाह फैसल की दास्तान की अगली किस्त में। तो दोस्तों, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दोस्त नवाज खान।